अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया की दो मेजर टाइप्स के बारे में। एक को आप कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और जो सेकंड टाइप आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हीमोलिटिक एनीमिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि इसमें हमारी बॉडी के अंदर या एक ऐसी एनीमिया की टाइप जिसमें हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाती है, तो उस वजह से जो एनीमिया हमें होता है उस एनीमिया को हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन का एनीमिया से क्या ताल्लुक है, हम लास्ट टाइम भी पढ़कर आए हैं कि आयरन जो है, जब हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। हर चेन के अंदर अपना एक आयरन मौजूद होता है। यानी कि अगर मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और 4 चेन, हर चेन का अपना आयरन मौजूद होता है। इस आयरन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड करती है और वो ऑक्सीजन फिर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दी जाती है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन तो नहीं बन सकता। हीमोग्लोबिन तो बनता ही तब है जब हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। जब आयरन और प्रोटीन आपस में इकट्ठी होती हैं तो जाके हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस कंडीशन में बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हमारे पास आयरन की कमी हो जाती है, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन हमारे पास होती है। इसकी निस्बत अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया में मसला ये होता है कि हमारे पास आयरन तो होता है लेकिन हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन नहीं होती। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो कि आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं वाइवा में, आपने इसको याद रखना है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट का मतलब होता है नाकाफी या लेस अमाउंट ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि हमारे पास आयरन की मिकदार कम है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बन पा रहा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाएगा। अब क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लो डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन करते हैं, अगर आप डाइट में अच्छा आयरन नहीं लेते, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते या आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और प्रेगनेंसी में हर तरह का एनीमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद है लैक्टेशन का मतलब है कि वो जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें भी अक्सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनको बच्चों को फीड कराती हैं तो उनका अपना आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनमें एनीमिया हो सकता है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, अगर बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लड बहुत ज़्यादा हर महीने बॉडी से निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका आरबीसीज बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, आयरन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो सकता है। उसके अलावा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, पेप्टिक अल्सर जो कि मैदे में ज़ख़म है, हुकवर्म इन्फेक्शंस जो कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए हैं कि ये क्या होते हैं। ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि कीड़ों की वजह से होते हैं। ये सूंडियाँ टाइप कीड़े होते हैं जो बॉडी में दाखिल होते हैं, हमारी बॉडी का खून चूसते हैं और बड़े बड़े साइज़ में होकर हमारी बॉडी से फिर जब हम मेडिसिन देते हैं तो बच्चों के फुसले के ज़रिए से वो खारिज होते हैं, तो वो हमारा बहुत सारा ब्लड अपने साथ ले जाते हैं। और साथ साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी को कोई मसला है कि कहीं ना कहीं से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होती रहती है, मेंस्ट्रुअल ओवरफ्लो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, या नोज़ में से ब्लीडिंग होती है, गम्स में से ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि आयरन किस लिए ज़रूरी होता है। देखें, आयरन जो है ना वो फौलाद है। जब हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आयरन लोहा है, फौलाद है, जो कि हमारी बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन मैन की आपने अक्सर सुना होगा, मूवीज़ भी होती हैं आयरन मैन, जो फौलादी आदमी होते हैं, जो मजबूत होते हैं, तो इसी तरह से आयरन हमारी बॉडी में मजबूती के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो सॉलिड चीज़ें हैं, जो कि मजबूत चीज़ें हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी। जैसे कि हमारे नेल्स कमज़ोर होते हैं, आपको पता है नेल्स बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो अगर हमारी बॉडी में नेल्स किससे बनते हैं, नेल्स की मजबूती आयरन से होती है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन कम है तो वो उन लोगों के नेल्स क्या होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। और नेल्स ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से टूटते हैं, नेल्स पूरे स्ट्रक्चर उखड़ जाते हैं या अंदर कट लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से नेल्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब है कमज़ोर हो जाते हैं। ब्रिटल हेयर, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। इसके अलावा थकावट होती है और मसल वीक हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद कोइलो नाइकियस, ये बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ तो मैंने ऐड कर दिया है, डेट इज स्पून शेप नेल्स, कि आपके नेल्स की जो शेप है वो यहाँ से बढ़ के इस तरह से हो जाती है कि चम्मच की तरह के आपके नेल्स हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं कॉर्नर्स में से और लंबे हो जाते हैं। एट्रोफी ऑफ टंग, यानी जो ज़ुबान है उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में मसला होता है। ये चारों वही सिम्टम्स हैं, भूख नहीं लगती, नौजिया का मतलब होता है मतली होना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, और डायरिया का मतलब है कि आपका पेट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बातें हैं वो ये हैं कि नेल्स का कमज़ोर होना, बालों का कमज़ोर होना। अगर ये दो सिम्टम्स आ रही हैं तो इसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। तो अगर आप वैसे भी अगर बाल आपके गिर रहे हो तो आप आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या आप ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करते हैं जो कि आयरन रिच होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास आयरन की कमी है तो हमने क्या करना है, हमने ओरल फेरस सल्फेट देना है, यानी कि फेरस का मतलब है आयरन। हमने बना बनाया आयरन जो है बाहर से देना है। किस शक्ल में देना है, और फेरस सल्फेट की शक्ल में डेली 600 mg आपने उसको देना है। अगर पेशेंट है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, ये क्या बीमारी है जिसमें इंटॉलरेंस होती है ओरल प्रिपरेशंस की, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है तो उसका मतलब है कि वो कोई भी ओरल मेडिसिन जो है वो नहीं खा सकता। उसको खाता है तो उल्टी हो जाती है, या बॉडी उसको फेंक देता है, या उसको एलर्जी हो जाती है, तो वो ओरल मेडिसिन नहीं खा सकता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेरेंट्रल्स पे जाना पड़ता है। पेरेंट्रल्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि जाके आपकी बॉडी में आईवी फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में लगाई जाती हैं, उनको आप पेरेंट्रल कहते हैं। तो आप फेरस सल्फेट या आयरन फेरस खाली जो है वो पेरेंट्रल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इंट्रामस्कुलर आयरन डेक्स्ट्रॉन भी लगा सकते हैं। इसकी डोज 50 से 250 mg होती है, तो ये हम इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ये आखिरी स्टेप है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब करते हैं। अदरवाइज़ आप आयरन सप्लीमेंट्स दे के भी, चाहे आप ओरल दे रहे हैं चाहे आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, किसी भी शक्ल में आयरन को देकर आप उसकी पेशेंट की कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है डैट इज़ हीमोलिटिक एनीमिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि हीम का मतलब है ब्लड और लाइसिस का मतलब है टूटना। एक ऐसी एनीमिया की कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बन तो जाते हैं, लेकिन बनने के बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं, वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और अपना लाइफ टाइम पूरा नहीं करते, 120 दिन से पहले ही वो ख़राब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इस किस्म के एनीमिया में दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि नॉर्मल रप्चरिंग ये है कि 120 दिन के बाद पुराने रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे और नए बन जाएंगे। बट अगर वो रेड ब्लड सेल्स 80 दिन के बाद या 60 दिन के बाद टूट जाएंगे तो हमारी बॉडी तो 120 दिन के बाद नए रेड ब्लड सेल्स बनाएगी, तो उतने दिन तो हमारी बॉडी जो है वो एनीमिया की कंडीशन में रहेगी। Although the number of red blood cells forms is normal, but their life is short, they rupture early and produce anemia। वो कहते हैं कि अगरचे इस कंडीशन में ये मसला नहीं है कि आरबीसीज ठीक से पैदा नहीं हो रहे, आरबीसीज ठीक से पैदा ना होते तो मसला होता बोन मैरो में। बोन मैरो ठीक है, आरबीसीज ठीक से पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद वो किसी वजह से मर जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या उनकी लाइफ टाइम कम होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसकी दो मेजर वजूहात हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स क्यों टूट जाते हैं अगर हमारी बॉडी ठीक से रेड ब्लड सेल्स पैदा कर रही है। तो पहली वजह है इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो कि मौरूसी होती हैं, आपकी बॉडी की अपनी होती हैं, बाहर से कोई किसी चीज़ ने आके आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आपकी बॉडी ने इंटरनली कुछ नुकसान करके आपको ख़राब किया है। सेकंड रीज़न है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपकी बॉडी अंदर से ठीक है बट बाहर से कोई चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर आती हैं और आपकी बॉडी की एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी इंटरनल कंडीशन है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स ख़राब हो जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि ये मौरूसी होती हैं, विरासती होती हैं, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। पहली है हेरिडिटी सेफेरोसाइटिस, यानी कि अगर किसी में नस्ल दर नस्ल ये प्रोसेस चल रहा है कि उनके आरबीसीज ख़राब हैं तो अगली नस्ल में भी ये मसाइल जो हैं वो फॉरवर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज सफ़ेयर शेप हो जाते हैं, यानी कि अंडे की शक्ल के आरबीसीज बनते हैं। इसके साथ साथ थैलेसीमिया, जिन लोगों में विरासती तौर पर थैलेसीमिया होता है तो उनके बच्चों और उनके अगले बच्चों में कहीं ना कहीं ये थैलेसीमिया की बीमारी साथ साथ चलती रहती है, इसलिए फिर आपको आउट ऑफ द फैमिली जो है वो शादी करनी पड़ती है। उसके बाद होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी जब हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी थी।
उसमें क्या होता है कि जो फीटस होता है, जो मदर की बॉडी के अंदर होता है, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहते हैं डिटेल में देखना तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी वो कंडीशन थी जिसमें हमारे पास जो बच्चा है, जो फीटस है, वो इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा था क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल्स ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है बीमारियां हो जाती हैं। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो अपने और पराये में फ़र्क नहीं कर पाती। देखिए, हमारी बॉडी में कुदरत ने एक सिस्टम रखा है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के अपने सेल्स या अपनी बॉडी से जो बाहर से सेल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारी अपनी है और ये चीज़ बाहर से आई है। तो कोई भी चीज़ जो बाहर से आती है, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करती है और बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है और बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। ऐसे ही है कि आपके घर में जो लोग रहते हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं। वो घर में जब भी अंदर आना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आप उनको कोई रोक टोक नहीं करते। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा आपकी बॉडी में एंटर होता है, घर में एंटर होता है, तो आप उसको रेजिस्ट करते हैं, आप उसको आने से मना करते हैं। तो सेम कंडीशन बॉडी में होती है कि बॉडी अपने सेल्स और पराये के दरमियान फ़र्क कर सकती है, बट कुछ लोगों में ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अपने ही सेल्स को अपना दुश्मन समझने लग जाती है। या जैसे कि आप अपने ही घर वालों को अपना दुश्मन समझने लग जाएं और आप उनको अटैक करना शुरू कर दें, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, तो आप भी ऑटो इम्यून हो गए हैं। यानी आप अपने ही अच्छे लोगों को, अपने ही प्यारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो सम टाइम्स बॉडी में भी इस तरह के इशूज़ हो जाते हैं कि बॉडी अपने सेल्स और पराये में फ़र्क नहीं कर पाती, और बजाय इसके कि वो बाहर वाले को नुकसान पहुँचाए, बाहर से जो चीज़ आई है उसको नुकसान पहुंचाए, बॉडी अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि कैंसर में होता है। जैसे कि डायबिटीज़ में होता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जो कि ऑटो इम्यून है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। अगर हमारी बॉडी में इस एंजाइम्स की कमी हो जाएगी तो उससे भी हमारे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो आके हमारे रेड ब्लड सेल्स को तबाह करती हैं? तो बहुत सारी ड्रग्स, अगर आप बहुत सारी मेडिसिन जैसी जो कि हम पीछे पढ़कर आए हैं, जैसे कि फ्लोरोयूरासिल था, सल्फोनामाइड था, ये बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को तबाह करती हैं। तो आप क्योंकि बाहर से ले रहे हैं तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। इसके अलावा मलेरिया का जो जरासीम है, जो कि मच्छर है, वो कहाँ से आता है? वो मच्छर बाहर से आता है, जिसकी वजह से वो मच्छर आपकी बॉडी पे अटैक करता है। और आपको, क्योंकि आपको पता है मलेरिया में भी क्या होता है, आपका रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है, आप एनीमिया में चले जाते हैं मलेरिया की कंडीशन में भी। तो ये क्योंकि बाहर से आया है तो इसको आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर आपने किसी भी पेशेंट का ब्लड लगाया है, किसी और बंदे का ब्लड निकाल के किसी को लगाया है, और जिसको आपने ब्लड लगाया है उसकी बॉडी में वो ब्लड जाके एलर्जी पैदा कर दे, तो उससे भी क्या होता है कि वो भी क्योंकि आपने ब्लड बाहर से लगाया है किसी का निकाल के, तो वो ब्लड आपकी बॉडी में जाके क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। उसकी वजह से भी वो आपके सही वाले रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर सकता है। और टॉक्सिक केमिकल, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं या काम करते हैं या आपके रहते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या किसी आप इंडस्ट्रियल इलाके के करीब रहते हैं जहाँ पे धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो हर वक्त ये टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, जिसकी वजह से भी आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी क्या क्या सिम्टम्स होंगी, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? तो आप जाहिर है अगर आपके रेड ब्लड सेल्स ठीक नहीं हैं और वो नॉर्मल सही से नहीं बन रहे, तो आप क्या हो जाएगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आप थकावट महसूस करेंगे, आपकी स्किन पेल हो जाएगी, मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी स्किन जो आपके यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टूटे हुए आरबीसीज हैं वो आपके ब्लड के ज़रिए से वो रेड है, तो वो टूटे हुए आरबीसीज आपके ब्लड के ज़रिए से, सॉरी यूरिन के ज़रिए से जब निकलेंगे तो यूरिन का कलर येलो की बजाय थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। आपको फटीक, थकावट, गनूदगी रहेगी क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है, थकावट रहेगी, आपको मतली होगी और आपको डायरिया हो सकता है। आप अपने ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट में आपने इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है अगर HB लेवल 5 ग्राम से कम है। नॉर्मल HB लेवल कितना होता है? तकरीबन मेल और फीमेल में अगर हम कंबाइन करें तो तकरीबन 12 से 17 तक रेंज आती है। तो अगर आपका
12 से कम है और इतना कम है कि 5 पे पहुंच गया है, तो तब आपने ब्लड बाहर से ट्रांसफ्यूज़ करना है और पेशेंट को हीमोलिटिक एनीमिया से बचाना है, क्योंकि उसकी बॉडी में आरबीसीज बनेंगे 20 दिन के बाद, क्योंकि उसकी सपोज करें उसके आरबीसीज 120 दिन बाद टूटने थे और वो टूट गए हैं 60 दिन बाद, तो 60 दिन वो कैसे ज़िंदा रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? तो आप किसी और का ब्लड उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं। प्लाज्मा फिरोसिस कर सकते हैं, जिसमें उसकी बॉडी में से प्लाज्मा को निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है और जो भी ख़राब आरबीसीज होते हैं उनको निकाल के और नया प्लाज्मा, साफ़ सुथरा प्लाज्मा उसकी बॉडी में एंटर किया जाता है। और साथ साथ आप उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स रह जाती हैं एनीमिया की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।